हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र प्रतिनिधि राजनीतिक विचारकों में रूसो के चिंतन का अध्ययन करेंगे। आज के व्याख्यान में हम रूसो के संप्रभुता पर विचार और रूसो के द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं उनके मूल्यांकन का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्ववर्ती व्याख्यान में रूसो के द्वारा मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, उसके बाद जो समझौता स्थापित हुआ, रूसो ने सामान्य इच्छा की आड़ लेकर जिस सर्वोच्च शक्ति की बात की उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। संप्रभुता का सिद्धांत हॉब्स और लॉक के विचारों से प्रभावित है। रूसो ने संप्रभुता को सामान्य इच्छा में केंद्रित माना है। वे यह मानते हैं कि संप्रभुता समाज में निवास करती है। रूसो के जो संप्रभुता संबंधी विचार हैं वो कुछ बिंदुओं के आधार पर हम देख सकते हैं। पहला है निरपेक्ष और उदार विचारों में सामंजस्य। रूसो ने निरपेक्ष और उदार दोनों विचारों में सामंजस्य स्थापित किया है, यानी एक ओर वह निरपेक्षवादी हमें दिखाई देता है जहां वह संप्रभुता को सर्वोच्च मानता है और यह मानकर चलता है कि वह उसका विरोध का अधिकार नहीं है। दूसरी ओर संप्रभुता को उसने चूंकि लोक प्रभुता के रूप में देखा है और इस तरह से वह हमें उदार विचारों का समर्थक दिखाई देता है। नेक्स्ट है सामूहिक मैं में ही सामूहिक एकता। रूसो के द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि अनुबंध के द्वारा व्यक्ति ने अपने सभी अधिकार समुदाय को अर्पित कर दिए और उसने एक ऐसे सामूहिक व्यक्ति को जन्म दिया जिसे रूसो ने सामूहिक मैं कहा है। यानी रूसो यह मानकर चलता है कि सामूहिक एकता जीवन और इच्छा है और इस तरह से मनुष्य के द्वारा सामूहिक एकता को मान्यता दी गई है। या दूसरे रूप में हम कहें कि उसने यह माना है कि सामाजिक अनुबंध में व्यक्ति का समुदाय के प्रति समर्पण पूर्ण है। तीसरी बात है संप्रभुता निरपेक्ष है। रूसो जिस संप्रभुता को मान्यता देता है वह संप्रभुता पूरी तरह से निरंकुश है, यानी वह उस पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं लगाया गया है और इसीलिए रूसो की संप्रभुता के लिए कहा जाता है कि रूसो की संप्रभुता सिर विहीन लेवियाथन है। संप्रभुता सामान्य इच्छा की कार्यान्विति है, यानी रूसो के लिए सामान्य इच्छा की कार्यान्विति के अतिरिक्त संप्रभुता और कुछ नहीं है। यदि इच्छा की अभिव्यक्ति सामान्य हित में नहीं है तब वह संप्रभुता नहीं हो सकती। यानी रूसो यह मानते हैं कि जो सर्वोच्च शक्ति है वह सामान्य इच्छा को ही कार्यान्वित करती है। नेक्स्ट है संप्रभुता पर सामान्य हित की मर्यादाएं हैं। रूसो का यह मानना है कि हालांकि संप्रभुता निरंकुश है, असीमित है, अदेय है, लेकिन एक शर्त द्वारा वह मर्यादित भी है, अर्थात वह सामान्य हित में ही कार्य करने को विवश है। व्यक्ति को वह हानि नहीं पहुंचा सकता क्योंकि सर्वदा वही है जो इसे होना चाहिए। इस तरह से रूसो का सिद्धांत विरोधाभासी है। एक ओर वह संप्रभुता को असीमित बताता है और स्वयं ही दूसरी ओर वह संप्रभुता पर अंकुश लगाता है। नेक्स्ट है रूसो का मूल्यांकन, यानी रूसो के द्वारा जो चिंतन प्रस्तुत किया गया है हम उसकी आलोचना और उसका योगदान दोनों ही देखेंगे। पहले है रूसो के विचारों की आलोचना। जैसे वॉल्टेयर कहते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को पढ़कर हाथों और पैरों के बल चलने की इच्छा होती है, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महत्वपूर्ण माना जा सके। जूलस लेमीटर का कहना है यह पुस्तक भयावह, अपमानपूर्ण, साधारण तथा ख्यातिहीन है। इसमें असंगतियों की भरमार है। यानी जूलस लेमीटर इस पुस्तक को, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रूसो की, उसे भयानक, अपमानपूर्ण और ख्यातिहीन मानते हैं। जो आलोचनाएं हम रूसो की कर सकते हैं वो इस प्रकार है। पहला है विचारधारा अत्यधिक अस्पष्ट और जटिल है। रूसो की जो विचारधारा है वो बहुत अधिक अस्पष्ट और जटिल है।
अनेक स्थानों पर इसमें विरोधाभास दिखाई देता है, विचारों की अस्पष्टता दिखाई देती है। कहीं वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, कहीं वह उसे पूरी तरह से सामान्य इच्छा पर छोड़ देता है। एक ओर वह संपत्ति को अभिशाप मानता है, दूसरी ओर वो कहता है कि संपत्ति के बिना प्रगति नहीं हो सकती। यानी रूसो विरोधाभासी दिखाई देता है। नेक्स्ट है मानव स्वभाव और मानवीय इतिहास की धारणा तर्क विरुद्ध। मानव के जिस स्वभाव का चित्रण उसने किया कि वो एकाकी मानव है, जिस प्राकृतिक दशा की बात उसने की, आलोचक उसे अनुचित मानते हैं और वो यह कहते हैं कि जिस भद्र जंगली व्यक्ति का चित्र उसके द्वारा अंकित किया गया है वह उसकी सिर्फ कल्पना की उपज है। तीसरी आलोचना है व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन रूसो के द्वारा किया गया है। हालांकि सामाजिक समझौते का आरंभ व्यक्ति को पराधीनता की बीड़ियों से मुक्त करने की आशा से वो करता है, लेकिन शीघ्र ही वह उसे सामान्य इच्छा का दास बना देता है। नेक्स्ट आलोचना है रूसो राज्य और समाज में भेद नहीं करता। उसके द्वारा राज्य और समाज को एक ही माना गया है। समाज के प्रति समर्पण ही वह राज्य के प्रति समर्पण मानता है, और जबकि हम यह मानते हैं कि राज्य और समाज अलग अलग हैं। हम राज्य को समाज के ही एक समूह के रूप में, एक सर्वोच्च समूह के रूप में देखते हैं और वह राज्य और समाज को एक मान लेता है। इस त्रुटि के कारण रूसो के दर्शन में बहुत सारी असंगतियां हमें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है सामाजिक समझौते का सिद्धांत अनुचित। आलोचक रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को अनुचित मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि समझौते में दो पक्ष होते हैं और हर पक्ष कोई ना कोई शर्त स्वीकार करता है, पर रूसो के समझौते में हमें ना तो पक्ष नज़र आते हैं और ना ही उन्होंने किसी तरह की शर्त को स्वीकार किया है। नेक्स्ट है रूसो के विधि से संबंधित विचार भी अव्यावहारिक हैं। रूसो का मानना है कि कानून वह है जिसे संपूर्ण जनता के लिए बनाए, अर्थात कानून सबके लिए होंगे, समाज के किसी एक वर्ग के लिए नहीं। बल्कि आज के समय में जब समाज इतना बड़ा है, राज्य इतने बड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में हम यह देखते हैं कि कानून सबकी इच्छा के अनुसार नहीं बन सकते और ऐसा भी नहीं होता। हमेशा किसी न किसी विशेष वर्ग के लिए भी कुछ कानून सत्ता को बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत एक अस्पष्ट सिद्धांत है। आलोचकों का मानना है कि रूसो की जो सामान्य इच्छा है वह एक अस्पष्ट सिद्धांत के रूप में हमें दिखाई देती है। जैसा हमने सामान्य इच्छा की आलोचना की थी कि वो ना तो सामान्य है और ना ही इच्छा है, तो कभी वो कुछ कहता है, कभी वो कुछ कहता है, और इस रूप में हम रूसो की सामान्य इच्छा को भी नकार सकते हैं। नेक्स्ट है रूसो का योगदान। कोल का कहना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट राजनीतिक दर्शन पर लिखा गया एक महान ग्रंथ है। यह सत्य से भरी हुई स्थायी मूल्य की एक कृति है। यानी कोल सोशल कॉन्ट्रैक्ट को एक सर्वश्रेष्ठ रचना के रूप में देखते हैं और वो कहते हैं कि यह एक ऐसी रचना है जो सत्य से भरी हुई और एक ऐसी रचना है जिसका स्थायी मूल्य है और जो अच्छाइयाँ इसमें दिखाई देती हैं वो इस प्रकार हैं। पहली है सामान्य इच्छा। हालांकि हमने सामान्य इच्छा की आलोचना की है कि यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम रूसो ने एक ऐसी इच्छा को मान्यता दी जो लोक कल्याण पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य जन कल्याण करना है। नेक्स्ट है लोकप्रिय प्रभुता की धारणा। रूसो का यह बहुत बड़ा योगदान है कि उसने लोकप्रिय प्रभुता को मान्यता दी, केवल राजनीतिक प्रभुता को नहीं। यानी उसने प्रभुसत्ता को जनता में निहित किया। उसने यह माना कि जन इच्छा को मद्देनज़र रखना, जन इच्छा के अनुसार कार्य करना राज्य की सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। नेक्स्ट है राज्य और सरकार में भेद। ये भी बहुत श्रेष्ठ बात हमें रूसो के चिंतन में दिखाई देती है कि उसने राज्य और सरकार को अलग माना। उसने माना
कि सरकार की शक्ति मौलिक नहीं प्रदत्त होती, यानी कि सरकार के पास कोई शक्ति नहीं होती, शक्ति होती है राज्य के पास और राज्य सरकार को वह शक्ति प्रदत्त करता है। तो यानी सरकार को अस्थायी उसने एक तरह से मान लिया। नेक्स्ट है व्यक्ति और राज्य के संबंधों का प्रतिपादन। राज्य एक सावयव एकता से युक्त है जिसका अपना जीवन, इच्छा और व्यक्तित्व होता है और उसके भीतर रहने वाले नागरिकों से वह श्रेष्ठ होता है। लेकिन उसके द्वारा यह माना गया है कि व्यक्ति की भलाई करना राज्य का प्रमुख उद्देश्य है। जैसा कि रूसो कहते हैं, जब तक व्यक्ति की सुरक्षा नहीं हो तब तक सार्वजनिक सुरक्षा का कोई अर्थ नहीं हो सकता। यानी कि जब तक व्यक्ति सुरक्षित नहीं होता तब तक सार्वजनिक सुरक्षा का कोई अर्थ नहीं है। इसी आधार पर रूसो एक ऐसी स्थिति को मान्यता देते हैं जिसके अंतर्गत वे यह मानते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व भी राज्य के अधीन जरूर है, लेकिन व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करना राज्य का उद्देश्य है। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता की भावना का प्रतिपादन। रूसो ने मुख्य रूप से समूह की एकता पर बल दिया है और समूह की एकता पर बल देते हुए वे राष्ट्रवाद को मान्यता देते हैं। यानी वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा रखना, अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति रखना, अपने राष्ट्र का उत्थान करना व्यक्ति का मूल उद्देश्य है। नेक्स्ट है रूसो ने विधि के लोकतंत्रीय रूप का प्रतिपादन किया है। यानी रूसो यह मानकर चलते हैं कि वास्तविक विधि वही होती है जिसे संपूर्ण जनता के विकास के लिए जारी किया जाए। यदि कोई विधि केवल एक वर्ग के लिए है, संपूर्ण समाज के लिए नहीं, तो उसे विधि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। यानी रूसो ने इस बात को स्वीकार किया है कि कानून का उद्देश्य सभी का हित करना होता है। नेक्स्ट है सभी विचारधाराओं का मिश्रण। रूसो की विचारों का यह बहुत बड़ा योगदान है कि बहुत सी विचारधाराओं का मिश्रण उसके चिंतन में हमें दिखाई देता है। जैसे हमें समाजवाद, अधिनायकवाद, लोकतंत्रवाद, व्यक्तिवाद के बीच उसके विचारों में दिखाई देते हैं। हालांकि कई विचारधाराएं ऐसी हैं जो कि एक दूसरे के विरोधी हैं। जैसे कि कहीं वो हमें लोकतंत्र का अग्रदूत नज़र आता है कि उसने लोकप्रिय प्रभुता की बात की, कहीं वह हमें निरंकुशवादी नज़र आता है जहां उसने सामान्य इच्छा की आड़ लेकर निरंकुशता को अपनाया, कहीं वो समाजवादी दिखाई देता है, कहीं वो संविधानवादी हमें दिखाई देता है कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ लेकिन हमेशा वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो कई तरह के विचार उसके चिंतन में हमें दिखाई देते हैं और हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी विचारधाराओं का मिश्रण उसके विचारों में हमें दिखाई देता है। जैसे कि वेपर कहते हैं, अपनी सबल और मौलिक प्रतिभा की छाप उसने राजनीतिक, शिक्षा, धर्म तथा साहित्य पर छोड़ी और इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उसे आधुनिक युग को लाने वाले समस्त मार्गों के द्वार पर हम खड़ा पाते हैं। यानी अगर हमें लोकतंत्र दिखाई देता है तो वह लोकतंत्रवादी भी है, हम समाजवाद की बात करते हैं तो वह समाजवादी भी है। तो इस तरह से रूसो के द्वारा जो अपना चिंतन प्रस्तुत किया गया है वह इस रूप में हमें एक श्रेष्ठ चिंतन के रूप में दिखाई देता है और हम इस रूप में रूसो के महत्व से इनकार नहीं कर सकते। धन्यवाद।